करीब 5 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक परचून की दुकान हुआ करती थी। एक दिन पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तक मैं किसी काम से होकर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम दुकान पर बैठ जाना। जैसे ही बेटा दुकान पर बैठता है उसी दौरान पड़ोस की एक लड़की वहां सामान लेने आ जाती है। लड़की कोई सामान मांगती है और लड़का उसे सामान दे देता है। इसी दौरान दोनों के बीच पहली बार मुलाकात होती है। पहली मुलाकात किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी बातचीत आगे चलकर ऐसी कहानी के रूप ले लेगी जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो जाएगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है। पहले सामान्य बातें होती हैं, फिर पहचान बढ़ती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते। गांव का माहौल ऐसा था कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और लगभग 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। समय के साथ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बन जाता है। दोनों एक ही समाज और बिरादरी से जुड़े हुए थे और उन्हें परिवार भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन कहते हैं कि गांव में कोई बात ज्यादा दिनों तक नहीं छिपी रहती। आखिरकार लोगों को इस रिश्ते की जानकारी मिल जाती है। जैसे ही ये बात समाज के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती है, गांव में पंचायत बुला ली जाती है। पंचायत में दोनों परिवारों को बुलाया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग और प्रभावशाली लोग बैठते हैं। पंचायत में कहा जाता है कि गांव की लड़की पूरे गांव की बहन बेटी मानी जाती है, इसलिए इस तरह का रिश्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। लड़के और लड़की दोनों को समझाया जाता है और काफी देर तक ये बातचीत चलती है। अंत में पंचायत एक फैसला सुनाती है। फैसला ये होता है कि अब लड़का और लड़की एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। दोनों के बीच जो भी प्रेम संबंध है उसे यहीं समाप्त माना जाएगा। दोनों परिवार भी पंचायत के सामने सहमति जताते हैं। लड़की भी भरोसा देती है और लड़का वाले भी भरोसा देते हैं। आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। पंचायत समाप्त हो जाती है और लोगों को लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। गांव में किसी को यह जानकारी नहीं रहती कि दोनों के बीच आगे क्या चल रहा है। इसी बीच लड़की का परिवार गांव छोड़ देता है। पंचायत के बाद उन्हें गांव में रहना मुश्किल लगने लगता है। दोनों की बातें, समाज का दबाव और बदनामी का डर उन्हें परेशान करता था, इसलिए वो गांव छोड़कर शहर में जाकर बस जाते हैं। वहां वो नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। उधर लड़का भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। वो पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में लग जाता है। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसके पास भारत सरकार की गृह मंत्रालय की ओर से एक ज्वाइनिंग लेटर आता है। जैसे ही वो ज्वाइनिंग लेटर देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये खुशखबरी सबसे पहले अपने माता पिता को नहीं बल्कि उसी लड़की को दी जिससे उसका प्रेम संबंध रहा था। उसने किसी तरह लड़की से संपर्क किया और कहा कि अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसने लड़की से कहा कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम नई जिंदगी का फैसला अपने उस अनुसार करना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। लड़के की बात सुनकर लड़की भी भावुक हो जाती है। दोनों को लगता है कि अब उसके पास अच्छे भविष्य का फैसला करने का मौका है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ पर पहुंचती है। दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी गूंज आगे चलकर पूरे प्रदेश में सुनाई देती है। उस समय शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके इस फैसले के कारण एक दिन ऐसी घटना होगी जिसमें एक हत्या हो जाएगी, कई लोग आरोपी बन जाएंगे और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। एक दिन उत्तर प्रदेश का पुलिस कंट्रोल रूम 112 को एक फोन कॉल प्राप्त होती है। फोन करने वाला व्यक्ति घबराई हुई आवाज में बताता है कि सहारनपुर जिले के रामपुर मनीहारन क्षेत्र में स्थित गोचर इंटरनेशनल कॉलेज के पास एक युवक को गोली मार दी गई है। वो पुलिस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पुलिस मौके पर पहुंचे, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती है कि स्कॉर्पियो गाड़ी एक सड़क किनारे खड़ी होती है। उसके पास एक युवती जोर जोर से रो रही होती है, चीख रही होती है और बार बार बेहोशी होने की जैसी हालत में दिखाई देती है। वहीं एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। पुलिस बिना देर किए घायल युवक को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर से कहा जाता है कि तुरंत उसकी जांच की जाए और यदि जरूरत हो तो उसे बड़ा अस्पताल में रेफर किया जाए। लेकिन जब डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलते हैं तो पता चलता है कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। गोली उसके सिर के पास लगी थी और गंभीर चोट के कारण उसके मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर उसे मृत घोषित यहाँ पर कर देते। जैसे ही ये खबर फैलती है, आसपास के मीडिया कर्मियों को भी घटना की जानकारी मिल जाती है। पत्रकार घटनास्थल और अस्पताल पहुंचने लगते हैं। उनकी नजर उस युवती पर पड़ती है जो लगातार रो रही थी। पत्रकार उससे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। युवती अपना नाम आकांक्षा बताती है। वो कहती है कि शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के खेड़ी बेरांगी गांव की रहने वाली है। रोते हुए वो आरोप लगाती है कि उसके भाई मंजीत ने उसके पति को गोली मार दी है। वो कहती है कि उसके पति की हत्या कर दी है और इस पूरे मामले में उस परिवार के कई लोग भी शामिल हैं। वो अपनी माँ, पिता, बहन, मामा और अन्य रिश्तेदारों के नाम भी बताती है। जैसे ही मीडिया के सामने यह आरोप आते हैं, मामला तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगता है। लोग इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवती अपने ही परिवार पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगा रही। मीडिया के सामने रोते हुए आकांक्षा जो बात बता रही थी उसे सुनकर हर कोई हैरान था। धीरे धीरे पूरे मामले की परतें खुलने लगी।
आकांक्षा ने बताया कि वो बीए तक पढ़ाई कर चुकी है। उसके परिवार में 3 भाई और 2 बहनें हैं। दूसरी तरफ उसका पति शिव कुमार एमएससी और एलएलबी तक पढ़ाई कर चुका है। शिव कुमार 3 भाइयों और बहनों में से एक था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों परिवार पहले एक गांव में रहते थे और उनके घर भी एक दूसरे के ज्यादा दूर नहीं थे। कई साल पहले जब शिव कुमार अपने पिता की परचून की दुकान पर बैठा करता था, तभी उसकी और आकांक्षा की बातचीत यहाँ पर शुरू हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये प्रेम प्रसंग में बदल गया। लेकिन जब गांव के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो पंचायत बुलाकर दोनों को अलग करा दिया गया। पंचायत का फैसला दोनों परिवारों ने मान लिया था, लेकिन दिलों में जो रिश्ता बन चुका था उसे खत्म करना आसान नहीं था। पंचायत के बाद आकांक्षा का परिवार गाँव छोड़कर शामली चला गया। वहां उन्होंने एक कॉलोनी में घर बनाया और नई जिंदगी शुरू कर दी। दूसरी तरफ शिव कुमार अपनी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में लग रहा था। समय बीतता गया और फिर एक दिन आया जब उसे गृह मंत्रालय की ओर से एक ज्वाइनिंग लेटर मिला। ये ज्वाइनिंग लेटर एमएससी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी से जुड़ा हुआ था। सरकारी नौकरी मिलना उसके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। नौकरी मिलने के बाद शिव कुमार ने किसी तरह आकांक्षा से दोबारा संपर्क किया। दोनों ने बातचीत के बाद साथ रहने का निर्णय ले लिया। इसके बाद दोनों का घर छोड़कर चले गए और विवाह कर लिया। जब ये बात दोनों परिवारों को पता चली तो हड़कंप मच जाता है। लड़की का परिवार सीधे पुलिस के पास पहुंचता है। लड़के का परिवार भी परेशान था। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक दोनों की खोजबीन होती रही। आखिरकार पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया और कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश कर दिया। आकांक्षा कहती है कि मेरी इच्छा से ही शादी हुई। अदालत में जब पूछा गया तो उसने साफ कहा कि अपनी मर्जी से शिव कुमार के साथ रहना चाहती है। उसे किसी भी प्रकार के दबाव से इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वो अपने पति के साथ ही जीवन बिताना चाहती है। अदालत के सामने दिए गए इस बयान के बाद मामला काफी हद तक साफ हो चुका था। कानूनी रूप से दोनों को साथ रहने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद शिव कुमार और आकांक्षा पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगते हैं। उन्हें लगा कि शायद उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब समाज और गांव के कुछ लोगों को यह पता चला दोनों फिर से साथ रहने लगे हैं तो एक बार फिर पंचायत बुलाई गई। समाज के जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। पंचायत में यह कहा गया कि लड़के और लड़की से समाज के साथ धोखा किया है। कुछ लोगों का मानना था कि ये पहले पंचायत के सामने जो वादे किए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया है। इस पंचायत के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हालात ऐसे बन गए कि लड़के के परिवार ने भी सार्वजनिक रूप से उससे दूरी बना ली। यहां तक कहा जाने लगा कि शिव कुमार उनके लिए मर चुका है। दूसरी तरफ लड़की का परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में शिव कुमार और आकांक्षा को गांव और परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। वो कहाँ रह रहे थे इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही थी। दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आकांक्षा का भाई मंजीत इस रिश्ते को लेकर लगातार गुस्से में था। इसी दौरान आकांक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। उसने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन दिया था और परीक्षा की तैयारी में जुट चुकी थी। उसके परिवार वालों को भी यह जानकारी थी कि वो परीक्षा देना जरूर आएगी, लेकिन परिवार के भीतर का तनाव खत्म नहीं हुआ था। बताया जाता है कि मंजीत कई बार अपनी बहन और शिव कुमार को धमकी दे चुका था। वो उन्हें अलग होने के लिए कहता था। कई बार उसने गुस्से में यह भी कहा था कि अगर दोनों साथ रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन शिव कुमार और आकांक्षा के साथ रहने का फैसला कर लिया था और वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे परीक्षा की तारीख नजदीक आ गई। आकांक्षा ने परीक्षा देने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि परीक्षा वाले दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तारीख नजदीक आती गई, आकांक्षा भी अपनी तैयारी में लग रही थी। उसने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था और परिवार वालों को यह जानकारी थी कि वह परीक्षा देने जरूर आएगी। दूसरी तरफ शिव कुमार अपनी नई नौकरी की तैयारी में व्यस्त था। दोनों अपने भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देख रहे थे। लेकिन दूसरी ओर आकांक्षा का भाई मंजीत लगातार इस रिश्ते को लेकर नाराज और गुस्से में था। बताया जाता है कि मंजीत कई बार अपनी बहन को धमकी दे चुका था। वो उससे कहता था कि घर वापस आ जाओ और रिश्ते को खत्म कर दो। उसने शिव कुमार को भी कई बार धमकाया था। आरोपी के अनुसार वो कहता था कि अगर दोनों अलग नहीं हो तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन शिव कुमार और आकांक्षा दोनों ने साथ रहने की कसमें खाई थी और वो किसी भी हालत में अलग नहीं होना चाहते थे। इसी बीच मंजीत को किसी तरह जानकारी मिल जाती है कि आकांक्षा परीक्षा केंद्र कहाँ है, परीक्षा किस तारीख को है और वो किस पाली में परीक्षा देने वाली है। जैसे उसे ये जानकारी मिलती है वो अपनी योजना बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आकांक्षा और शिव कुमार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। परीक्षा वाले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन क्षेत्र में स्थित गोचर इंटर कॉलेज में भी भारी भीड़ थी। आकांक्षा अपने पति शिव कुमार के साथ परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई और निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी बाहर निकले।
चूंकि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थी, इसलिए सड़क पर भी भीड़ बढ़ने लगी और वाहनों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। आकांक्षा परीक्षा देकर बाहर निकली और अपने पति शिव कुमार के साथ स्कॉर्पियो में बैठ गई। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ और ट्रैफिक के कारण गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंजीत अपने एक साथी के साथ आसपास मौजूद था और मौके का वो इंतजार भी कर रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला वो आगे बढ़ा। उसने हाथ में हथियार था। भीड़ और जाम के कारण वो लगभग रुक रुक कर चल रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान उसने गोली चला दी। बताया जाता है कि निशाना आकांक्षा थी, लेकिन जैसे ही स्थिति बनी शिव कुमार अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे आ गया। गोली उसे लग गई। गोली लगते ही शिव कुमार गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आकांक्षा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। वो अपने पति को बचाने की कोशिश भी करती है। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब कुछ लोग घायल शिव कुमार की मदद के लिए आगे आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शिव कुमार को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गोली बेहद गंभीर जगह लगी थी और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। मीडिया कर्मी भी मौके पर वहां पर पहुंच जाते हैं। आकांक्षा से बातचीत की गई तो उसने अपने भाई मंजीत पर सीधे आरोप लगाए। उसने कहा कि उसके पति की हत्या की गई है और इस साजिश में परिवार के कई लोग भी शामिल हैं। उसके बयान के बाद मामला और भी यहाँ पर गंभीर हो जाता है। पुलिस ने तत्काल यहाँ पर जांच शुरू कर दी। आकांक्षा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में मुख्य आरोपी के रूप में मंजीत का नाम शामिल किया। इसके अलावा उसकी माँ, पिता, बहन, बहनोई, मामा और परिवार के अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। पुलिस ने सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें भी दी जाने लगी। जैसे जैसे मामले की जानकारी सामने आती गई, यह घटना पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय भी बन जाता है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। कई लोग इसे ऑनर किलिंग का मामला बता रहे हैं, क्योंकि आरोप यही था कि प्रेम विवाह और परिवार की नाराजगी के कारण ये वारदात हुई। इस घटना ने कई जिंदगियों को प्रभावित कर दिया है। शिव कुमार, जिसने मेहनत करके पढ़ाई की थी और सरकारी नौकरी हासिल की थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके माता पिता ने अपना बेटा खो दिया। आकांक्षा ने अपने पति को खो दिया। दूसरी तरफ जिन लोगों पर आरोप लगे उन्हें कानून की कार्रवाई और जेल की संभावना का सामना करना पड़ेगा। एक समय जो कहानी एक परचून की दुकान पर हुई साधारण बातचीत से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे प्रेम, सामाजिक विरोध, पंचायत, परिवारों के टकराव, अदालत, विवाह और अंततः हत्या तक पहुंच जाती है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जहां जहां से अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे वहां तक ये खबर पहुंच गई है। लोग चर्चा करने लगे कि हैं कि तरह व्यक्तिगत फैसलों, परिवार दबाव और सामाजिक सोच के टकराव ने एक दुखद घटना को अंजाम दे दिया है। एक युवक जिसकी जिंदगी अभी आगे बढ़ने वाली थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। एक युवती जो पुलिस भर्ती परीक्षा देकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहती थी, उसके सामने उसका पति छिन गया। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज के सामने ऐसी घटना को रखना है जिसे यह दिखाया कि रिश्ते, सामान्य सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव कभी भी इतना भयानक हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क